हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं उन लॉ ग्रेजुएट्स के बारे में जिन्होंने अभी अभी अपना लॉ कंप्लीट किया है, या फिर जो लोग अभी लॉ स्कूल में हैं और उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उन्हें आगे चल के जुडिशरी की तैयारी करनी है, लेकिन उन्हें ये कंफ्यूजन आ रही है, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें कोचिंग नहीं लेनी होती है या वो खुद से तैयारी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो घर पे बैठ के खुद से तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला स्टेप होना चाहिए कि हमें बैरेक्ट में पकड़ बनानी है। बैरेक्ट क्या होता है? बैरेक्ट एक लेजिस्लेशन, जो लेजिस्लेशन ने एक्ट पास किया रहता है, लेजिस्लेशन जो भी कानून बनाता है उस कानून को वो एक जगह पर लिख देते हैं। उसमें ना कोई कमेंट्री होती है, ना कोई केस लॉज होते हैं, ना ही उन सेक्शंस की एक्सप्लेनेशन होती है। उसे हम बैरेक्ट कहते हैं। बैरेक्ट ऐसे एक्ट्स होते हैं जिन्हें लेजिस्लेशन ने पास कर दिया कानून बनाकर। उसमें आपको कमेंट्री नहीं मिलने वाली है, केस लॉज नहीं मिलने वाले हैं, उसमें सिर्फ आपको कानून पता चलेगा, उसमें सेक्शंस दिया रहेगा कि आखिर लेजिस्लेशन ने क्या पास करा है। तो वो होती है हमारी बैरेक्ट। बैरेक्ट एक किसी भी लॉ स्टूडेंट के लिए, जुडिशरी एस्पायरेंट के लिए, या कोई भी पर्सन जो कि लॉ की जानकारी रखना चाहता है, उसके लिए बैरेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, बिकॉज बैरेक्ट इज द फाउंडेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको बैरेक्ट पर पकड़ बनानी है। आपको सबसे पहले बैरेक्ट रीड करना शुरू करना है। और बैरेक्ट पढ़ने के लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं कि आप मेजर सब्जेक्ट से पढ़ना स्टार्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, आप आईपीसी से स्टार्ट करिए, इंडियन पेनल कोड, एविडेंस एक्ट पढ़िए, हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सीपीसी है, सीआरपीसी। ये सारे लॉज जो हैं, ये सारे हमारे फाउंडेशन लॉज होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज ये लॉ स्कूल में भी काम आने वाले हैं, जुडिशियल सर्विसेज में भी काम आने वाले हैं, और किसी भी एग्जाम में ये सारे एक्ट्स तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं बिकॉज दीज आर द मेजर एक्ट्स। वो किसी भी लॉ में जहां पर भी आपको लॉ की जरूरत पड़ने वाली है, वहां पर ये एक्ट या ये कानून जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले आपको मेजर सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। मैंने बताया कि हाँ, ये सारे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मेजर सब्जेक्ट में भी आपको बाइफरकेशन कर लेना है, और सबसे पहले आपको सब्सटैंटिव लॉज से शुरू करना है। सब्सटैंटिव लॉज के एग्जाम्पल हो गए, जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, इंडियन पेनल कोड हो गया, टीपीए। ये सारे एक्ट जो हैं, ये सारे सब्सटैंटिव लॉज हैं। सब्सटैंटिव लॉज में हमारे राइट्स के बारे में दिया रहता है। तो आप अगर राइट्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद आप राइट की रेमेडी के बारे में जानेंगे। आपका राइट का वायलेशन जब होगा तो उसकी रेमेडीज हमें प्रोसीजरल लॉ में दी रहती है। तो प्रोसीजरल लॉ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप सब्सटैंटिव लॉ के बारे में नहीं जान रहे हैं। इसीलिए आपको प्रोसीजरल लॉ पढ़ने से पहले मेरा ये सजेशन है कि आपको सब्सटैंटिव लॉज पढ़ लेने चाहिए, जिससे आपको प्रोसीजरल लॉ में दिक्कत ना आए। तो अब बैरेक्ट की बात तो हो गई, हमें पहले सब्सटैंटिव लॉज पढ़ने हैं, फिर हमें प्रोसीजरल लॉज पढ़ने हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि हम रेफरेंस या टेक्स्ट बुक पढ़ना स्टार्ट करें। बैरेक्ट तो हमने पढ़ लिया, बैरेक्ट आप एक दो बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फ्रॉम कवर टू कवर, मतलब ईच एंड एवरी सेक्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है। बैरेक्ट पढ़ने में आप क्या करिए, आप जो भी सेक्शन पढ़ रहे हैं उसमें आप हाईलाइट कर लिया करिए जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहे हैं, तो जहां पर बात हो रही है फ्रॉड के बारे में, अगर फ्रॉड के बारे में बात हो रही है तो कौन से ऐसे एक्ट होते हैं, या कौन सा ऐसा एक्ट हम करते हैं, मतलब कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन हम कर रहे हैं जिस वजह से कोई फ्रॉड हो जा रहा है। या अगर बात करें हम मिस्टेक के बारे में, अगर बायलैटरल मिस्टेक होता है तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो जाता है। तो वॉइड वर्ड वहां पे आप अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। ये होते हैं की वर्ड्स या इसेंशियल वर्ड्स हम इसे कहते हैं। अगर हम थेफ्ट की बात करें, सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी में थेफ्ट की डेफिनेशन दी हुई है। उसमें ये बताया गया है कि अगर हम डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, हमारी इंटेंशन डिसऑनेस्ट होनी चाहिए, प्रॉपर्टी को हम मूव कर दे रहे हैं विद द इंटेंशन ऑफ कि हम उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लेंगे, तो वो थेफ्ट हो जाता है। तो वहां पर हमारा की इसेंशियल्स हो गया डिसऑनेस्ट इंटेंशन, प्रॉपर्टी हो गई, ये सारे कीवर्ड्स हो गए। तो आपको बैरेक्ट पढ़ने के समय कीवर्ड्स को आपको हाईलाइट करते चलना है, जिससे आप अगर दोबारा रीड करेंगे बैरेक्ट को तो कीवर्ड्स आपके दिमाग में बसते जाएंगे, बिकॉज बैरेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैरेक्ट अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो आपको फिर कुछ और पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है, अगर आप एक बार अपने बैरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दिया और बैरेक्ट को समझने शुरू कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप हमने बताया कि रेफरेंस या टेक्स्ट बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज आप अभी न्यूली आप स्टार्ट कर रहे हैं बैरेक्ट पढ़ना, तो कई सारी ऐसी चीजें हो सकती है जो आपको समझ में ना आए, क्योंकि बैरेक्ट में काफी लीगल बातें कही गई है, लीगल लैंग्वेज का इस्तेमाल करा गया है। तो कई सारे ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं या कुछ ऐसे सेंटेंसेस हो सकते हैं जो आपको समझ में ना आए।
उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम रेफरेंस या टेक्स्ट बुक के पास जाते हैं, क्योंकि जो रेफरेंस बुक होती है उसमें हर एक सेक्शन को डिटेल में लिखा गया होता है। हर एक सेक्शन में एक-एक वर्ड को, फॉर एग्जांपल अगर हमें पर्सन को भी बताना है कि पर्सन क्या होते हैं, तो लीगल पर्सन, ज्यूरिस्टिक पर्सन, किस-किस तरह के पर्सन होते हैं, सारी चीज़ों की डेफिनेशन हमें रेफरेंस बुक में मिल जाने वाली है। तो हमारा ईच एंड एवरी वर्ड एकदम खुलकर हमारे दिमाग में बस जाता है रेफरेंस बुक के थ्रू कि हाँ, आखिर ये सेक्शन कहना क्या चाह रहा है। इसके लिए आपके पास रेफरेंस या टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। आपको कई सारे टेक्स्ट बुक पे जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी हर एक सब्जेक्ट के लिए आप एक टेक्स्ट बुक रखिए। अगर आपके पास बहुत टाइम है, फॉर एग्जांपल आप सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में हैं अपने 5 ईयर के लॉ में, या अगर 3 इयर्स आप एलएलबी कर रहे हैं तो आप उसमें अगर सेकंड ईयर में हैं, तो आपके पास थर्ड ईयर भी रहेगा। तो आप उस समय क्या कर सकते हैं कि आप ट्राई कर सकते हैं, एक के साथ 2 बुक भी पढ़ सकते हैं कि हाँ, हमें कौन से बुक से समझ में आ रहा है। फॉर एग्जांपल सीपीसी की टकवानी की बुक मुझे बहुत पसंद है। सीपीसी के टकवानी की बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो मैं उससे रेफर कर लेती हूँ, मुझे उससे समझ में आता है। इसी तरह आपके पास अगर समय है तो आप 2-3 बुक ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ, मुझे जुडिशरी ही करना है और हमारे पास 1-2 साल का समय है तैयारी के लिए, तो आप क्या करिए, एक रेफरेंस बुक पकड़िए डायरेक्ट के साथ, उस बुक को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। बिकॉज़ कोई भी बुक अच्छी या बुरी नहीं होती, आप किसी भी एक बुक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपको वो टॉपिक समझ में आ ही जाने वाला है। बिकॉज़ आप अगर 2-3 बुक चेंज करते हैं तो थोड़ा-सा आपको कन्फ्यूज़न होगा, केसेज़ दिए रहेंगे, एक केस से दूसरे केस पर आप जाएँगे, एक टॉपिक की लैंग्वेज इस बुक में दूसरे तरह से दी रहेगी, दूसरे बुक में दूसरे तरह से दी रहेगी, तो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ सिर्फ़ एक बुक को पकड़िए, अगर आपके पास समय है तो ही आप एक से ज़्यादा बुक पर ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज द बेस्ट सजेशन वुड बी कि आप एक रेफरेंस बुक पकड़ लीजिए। आईपीसी की अगर आप पढ़ रहे हैं तो आईपीसी की भी कई सारी रेफरेंस बुक आती है। फॉर एग्जांपल केडी गौर एक बुक है, रतनलाल धीरजलाल है, तो आप इनमें से कोई भी एक टेक्स्ट बुक ले लीजिए और आईपीसी की बैरक लीजिए और साथ ही इसे पढ़ते जाइए। ये हो गया हमारा रेफरेंस बुक। और एक काम करना है आपको, जब आप रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ आप नोट मेकिंग शुरू कर दीजिए। आई होप मैं जो भी बातें बता रही हूँ आप उसे लिख रहे हैं एक जगह पर। ठीक है? रेफरेंस बुक अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके साथ आप एक नोट मेकिंग करनी शुरू करिए। हमने बताया सबसे पहले सब्सटैंटिव लॉ आपको पढ़ना है, फिर प्रोसीजरल लॉ पढ़ना है। यही बात लागू होती है आपके रेफरेंस बुक के लिए भी। बिकॉज़ सब्सटैंटिव लॉ आपको ईज़िली समझ आ जाने वाला है। सब्सटैंटिव लॉ आप एक बार समझेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप प्रोसीजरल लॉ ज़्यादा आसानी से समझ पाएँगे। और नोट मेकिंग आपको किस तरह से करनी है? नोट मेकिंग के लिए आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से करनी है, मतलब नोट मेकिंग आपका डिटेल्ड होना चाहिए। इतना भी डिटेल्ड नहीं कि आप एक बुक ही बना दें अपने नोट्स के साथ। नोट मेकिंग इतनी होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर हम सेक्शन 56 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के बारे में, तो हमने जब डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को आप कितने शब्दों में लिख सकते हैं अच्छे से कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी बातें हम लिख पाएँ। एक शॉर्ट नोट बना लीजिए उसकी। ये होता है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में आपके इम्पोर्टेंट, अगर वो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है सेक्शन 56, तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन आपको लिख देना है कि हाँ, सेक्शन 56 इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। साथ ही साथ उसमें अगर एक आध केस लॉज़ लिख दीजिए, जो भी रिसेंट या लैंडमार्क केसेस जो हैं, केस लिख दीजिए और उसमें सेक्शन 56 को आप एक्सप्लेन कर दीजिए इस तरह से। इसी तरह से आपको सारे सेक्शंस का करना है, जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस होते हैं। कई सारे ऐसे सेक्शन हैं जो 1 लाइन 2 लाइन में खत्म हो गए हैं और उन सेक्शंस से रिलेटेड कभी ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है, ना प्री में, ना मेंस में, इंटरव्यू में कभी भी नहीं पूछा गया है, तो आप उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो उसे आप रेफरेंस बुक से अगर एक बार भी पढ़ ले रहे हैं तो आपके दिमाग में वो भी बातें आ गई। फिर डायरेक्ट पढ़ लेंगे तो आप उसके बारे में भी लिख पाएँगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। ये होता है नोट मेकिंग। और अगर प्रोसीजरल लॉ का आप नोट मेकिंग कर रहे हैं, तो प्रोसीजरल लॉ के लिए आप कोशिश करिए कि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एफआईआर के बारे में बात करने वाले हैं, आप चैप्टर 13 के बारे में बात करने वाले हैं, सीआरपीसी के बारे में, तो उसमें सबसे पहली बात एफआईआर के बारे में दी हुई है। तो आप पहले एफआईआर क्या होता है उसके बारे में लिखिए, उससे रिलेटेड कोई लैंडमार्क जजमेंट है वो लिखिए, फिर आप उसके बाद पुलिस रिपोर्ट वगैरह पे जाइए, इन्वेस्टिगेशन होगी, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर पुलिस रिपोर्ट बनती है। उसके बाद हम कोर्ट अगर उसके बाद चार्ज अगर प्रिपेयर करती है तो चार्ज हम बनवाते हैं। तो ये सारी बातें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गई, इस तरह से आप प्रिपेयर करिए फॉर प्रोसीजरल लॉज़, ठीक है? और प्रोसीजरल लॉज़ आपको स्टार्टिंग में थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट सी लगेगा, आप नहीं बना पाएँगे कि हाँ, कौन-सा सेक्शन को किसके साथ कनेक्ट करना है। तो आप एक काम करिए कि स्टार्टिंग में तो आप कवर टू कवर रीड करिए बैरेक्ट को, उसके बाद रेफ़रेंस बुक जब आप पढ़ेंगे, रेफ़रेंस बुक में इतनी क्लैरिटी रहती है कि आपको प्रोसीजरल लॉ भी समझ आने वाला है अच्छी तरह से।
उसके प्रोसीजर वाइज आपको समझ आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सीपीसी की बात करें, सीपीसी की शुरुआत कहाँ से होती है? तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से होती है। सूट की शुरुआत, सूट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम सीधा सेक्शन 26 में पहुंच रहे हैं। तो हमने एक बार जब सूट इंस्टीट्यूट कर दिया, फिर हम प्लेंट फाइल कर रहे हैं, उसके बाद अदर पार्टी का रिटर्न स्टेटमेंट आ रहा है उसमें, तो ये हो गया है प्रोसीजरल वे किसी भी नोट मेकिंग का। तो सीपीसी सीआरपीसी की थोड़ी इस तरह से आपको नोट मेकिंग करनी है। ठीक है, तो हमने बता दिया डायरेक्ट में तो आपको की पॉइंट्स हाईलाइट करनी है, और यहाँ पर आपको पहले सब्सटैंटिव लॉ, उसके बाद प्रोसीजरल लॉ का करना है नोट मेकिंग। और केस लॉज लिखने जरूरी हैं अगर वो कोई इंपॉर्टेंट केस लॉ है। कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल एफआईआर है, एफआईआर में केस लॉज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं समटाइम्स, और इन्वेस्टिगेशन में भी केस लॉज इंपॉर्टेंट है। अरेस्ट के बारे में हम बात करें, अरेस्ट से रिलेटेड भी, जैसे डीके बासु का केस है, दैट इज इंपॉर्टेंट केस। तो एक आध केस आपको लिख लेने हैं, कई जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स के लिए। सारे सेक्शंस के लिए आपको केसेस नहीं लिखने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आप केस लॉज लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक आप पढ़ेंगे, उसके साथ आपको मेंस की नोट मेकिंग करनी है। ऑलराइट, ये हमारा सेकंड पॉइंट कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमें क्या करना है? हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाने हैं। बिकॉज हमने एक बार डायरेक्ट पढ़ लिया, एक बार रेफरेंस बुक पढ़ के हमने नोट्स बना लिए, तब अब हम सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर जंप कर सकते हैं। वहां पर क्वेश्चन दिया रहेगा कि हाँ व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन पे आप शॉर्ट नोट लिखना रहेगा। अगर आपके पास तो नोट्स बने हुए हैं, आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा हुआ है, आपने डायरेक्ट पढ़ा हुआ है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। हम प्रीवियस ईयर की अगर बात करें, तो ऐसा नहीं है कि आप जिस स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सिर्फ उस ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। आपको ऑलमोस्ट आपको जितने स्टेट के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जा रहे हैं, उन सारे स्टेट का सॉल्व करने की आप कोशिश करिए। बिकॉज हाँ, क्वेश्चन पैटर्न अलग हो सकते हैं, कहीं पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूपी में आप देख सकते हैं कि वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं, डायरेक्टली डायरेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, इन जगहों पर डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं। वही दिल्ली और हरियाणा का पेपर हम देखें तो थोड़ी कंसेप्ट क्लैरिटी की ज्यादा जरूरत है। वहां पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप सारे क्वेश्चन बनाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, एंड यू नेवर नो कि कब कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो जाए। आज हम देख रहे हैं कि अब जाके जुडिशरी का पैटर्न बदल रहा है। पिछले साल जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, इस साल नहीं पूछे जाएंगे उस तरह के क्वेश्चन। हो सकता है आज तक वहां पर थियोरेटिकल क्वेश्चन आए हैं, इस बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए। आज तक किसी जगह पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वहां पर हो सकता है कि आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। इसीलिए आपको पीवाईक्यूज तो सारे स्टेट्स के देखने हैं, जितने भी आपको मिल जाते हैं, जिन भी स्टेट्स के पीवाईक्यूज आपको मिल जाए, वो सारे आप एक एक बार देख लीजिए। और अपने स्टेट के तो आपको पीवाईक्यूज देखने ही देखने हैं, इधर या तो वो एमसीक्यूज के लिए हो या फिर मेंस के लिए हो। इसके बाद हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीके, लैंग्वेज, करंट अफेयर्स, जजमेंट राइटिंग और लीगल ट्रांसलेशन का। क्योंकि ये सारे एरियाज जो हैं, ये हमारे लिए एक एज साबित होते हैं। ये समटाइम्स ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होने वाला है। बिकॉज ये सीधी सी बात है, लॉ सारे लोग पढ़ रहे हैं। इधर यू आर अ लॉ ग्रेजुएट, या फिर आप लॉ स्कूल में हैं, या जो लोग कई टाइम से तैयारी कर रहे हैं, 2 3 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो सारे लोग लॉ तो पढ़ रहे हैं। लेकिन जो जीके का पार्ट होता है, लैंग्वेज का पार्ट होता है, करंट अफेयर्स, जजमेंट राइटिंग, लीगल ट्रांसलेशन, ये सारे जो पार्ट होते हैं, ये सारे लोग इन पर फोकस नहीं कर पाते हैं टाइम की कमी की वजह से, या फिर लॉ में ही इतने उलझे रहते हैं कि इन सब चीजों को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो अगर आप ये सब्जेक्ट्स कर लेते हैं, तो आपको बाकी लोगों से एक एज मिलने वाली है। जीके का मतलब हो गया स्टैटिक जीके। अब अगर आप ऐसे स्टेट की तैयारी कर रहे हैं जहां पर जीके नहीं पूछा जाता, फॉर एग्जांपल अगर हम राजस्थान लें, राजस्थान में जीके के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हाँ, ऐसे के पार्ट में आपको जीके थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसे राइटिंग में आपको फैक्ट्स लिखने के लिए। लेकिन अगर हम प्री देखें या मेंस का कोई भी पेपर देखें, तो वहां जीके नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको उन स्टेट्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जीके की कोई जरूरत नहीं है, जीके पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बिहार का पेपर देखें, यूपी का पेपर देखें, इन जगहों पे स्टैटिक जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज यहाँ पर जितने मार्क्स के लॉ पूछे जा रहे हैं, उतने ही नंबर के जीके भी पूछे जाते हैं। यह 150 नंबर का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जीके और लॉ को इक्वल वेटेज देना पड़ जाता है इन स्टेट्स में। और जीके से मतलब है मेरा स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके तो आपको जानना ही है। इसके बाद बात करूं अगर लैंग्वेज पेपर की, तो लैंग्वेज पेपर ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में लैंग्वेज पेपर तो है ही। आपको एसेज लिखने पड़ सकते हैं, प्रेसी राइटिंग करनी पड़ सकती है, ट्रांसलेशन करने पड़ सकते हैं। लैंग्वेज पेपर आपको तैयार करना पड़ेगा।
साथ ही साथ हम करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो आप जिस भी स्टेट का एग्जाम देने वाले हैं वहां पर अगर करंट अफेयर्स आपके ऑप्शंस में है कि आपके सिलेबस में अगर करंट अफेयर्स का पार्ट दिया हुआ है तो आपको 8 महीने, एक साल भर का तो मिनिमम आपको करंट अफेयर्स पढ़कर जाना ही पड़ेगा। तो आप कोशिश करिए, अगर आप सोच रहे हैं अगले साल एग्जाम देने की, तो आप करंट अफेयर्स भी साथ ही साथ करना स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज करंट अफेयर्स एक ऐसा चंक है, करंट अफेयर्स एंड जीके ये सब ऐसे एरियाज हैं जहां पर आप लास्ट मोमेंट पे तैयारी नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम जीके की भी बात करें तो जीके इज ऑलरेडी बाइफरकेटेड इन सम ऑफ द सब्जेक्ट्स, लाइक जीके में हमारा हिस्ट्री का पार्ट आ जाएगा, ज्योग्राफी का पार्ट आ जाएगा, और इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, कई सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं जो जीके का पार्ट फॉर्म करते हैं। अब जीके एक बार पढ़ लेंगे तो वो तो स्टैटिक है, वो तो चेंज होने वाला नहीं है, तो आप जितने जल्दी शुरू कर दें आपका कोई लॉस नहीं होने वाला है। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, आपको 2-3 साल बाद जुडिशरी देनी है, तब भी आप जीके शुरू कर सकते हैं, बिकॉज जीके ऐसा सब्जेक्ट है जो चेंज नहीं होने वाला है। करंट अफेयर्स के लिए आप थोड़ा होल्ड पे डाल सकते हैं कि हाँ, जब हमारा एग्जाम नजदीक आएगा, जब हम 1 साल या 8 महीने 10 महीने हैं एग्जाम को, उस टाइम भी आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको स्टेट स्पेसिफिक अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन से स्टेट का एग्जाम देना है, बिकॉज आप जिस स्टेट का एग्जाम देंगे तो सबसे पहले तो आपको जो तैयारी करनी पड़ेगी उस स्टेट के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। उस स्टेट के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस चूज करना पड़ेगा। जो हमने मेजर लॉज बताए, मेजर लॉज तो सारी जगह पर आने वाले हैं, लेकिन कुछ जो स्पेशल लॉज होते हैं या माइनर लॉज होते हैं जो स्टेट स्पेसिफिक हो जाते हैं, या जो लोकल लॉज होते हैं, उनके लिए आपको स्टेट स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी पड़ती है। इसीलिए आपको स्टेट अपना चूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं ऑल ऑफ द इंडिया जितने भी स्टेट्स हैं सारे स्टेट्स की तैयारी करूं एक साथ। तो आप 2-3 स्टेट चुनिए जिसका सिमिलर पैटर्न रहा हो, जिस जगहों पर एक तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिनका सिलेबस बहुत ज्यादा डिफर ना कर रहा हो, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम हो, एक आध दो सब्जेक्ट का डिफरेंस हो सकता है या क्वेश्चन पैटर्न थोड़े से डिफरेंस हो सकते हैं, तो उस तरह के स्टेट्स को चुनिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यूपी उत्तराखंड की लगभग सिमिलर पैटर्न रहती है, इनका सिलेबस भी सेम है। प्लस पॉइंट तो ये है कि इनका लोकल लॉज भी सेम है। इसीलिए अगर यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका उत्तराखंड का भी प्रिपरेशन एक साथ हो सकता है। अगर एमपी की मैं बात करूं तो एमपी और राजस्थान की तैयारी एक साथ करी जा सकती है, बिकॉज एमपी और राजस्थान का भी सिलेबस लगभग सिमिलर रहता है। उनके लोकल लॉज जो हैं, लोकल लॉज डिफरेंट है लेकिन लोकल लॉज में भी जो कंसेप्ट है वो लगभग सिमिलर है। तो इस तरह से आपको अपना स्टेट डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किन स्टेट्स की तैयारी करने वाले हैं। या तो आप एक एक स्टेट अपना अपना तो डोमिसाइल जो आपका है या जिस स्टेट के आप हैं उस स्टेट की तैयारी तो आपको करनी ही चाहिए। साथ ही साथ उसके सिमिलर कौन से स्टेट्स हैं जहां पर उसके सिमिलर क्वेश्चन पैटर्न या सिलेबस उनका सेम है, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी चाहिए। और साथ ही साथ क्योंकि आप स्टेट स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर लोकल लॉज पढ़ने पड़ेंगे, माइनर लॉज पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए स्टेट स्पेसिफिक अप्रोच जरूरी हो जाती है। अगर आप एकदम फर्स्ट ईयर में अभी हैं, सेकेंड ईयर में अभी हैं, स्टार्टिंग है आपकी तैयारी की और आपके पास बहुत समय है, तो आप तो मेजर लॉज पे पहले ध्यान दीजिए। मेजर लॉज आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब साल भर या 1.5 साल आपके पास समय रहेगा, साल भर के अंदर अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तब आप स्टेट स्पेसिफिक हो सकते हैं और किसी पर्टिकुलर स्टेट को चुनिए और उसके सिलेबस को स्टार्ट कर दीजिए करना। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है कि आपको रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ भी कह रही हूँ और मैं ये आप खुद ये चीज नोटिस कर पाएंगे कि अगर आप कोई भी एक्ट आज कंप्लीट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पॉक्सो एक्ट पढ़ा, ये तो एक माइनर एक्ट है, कुछ ही सेक्शंस इसमें है, लेकिन ये मैं लिख के दे सकती हूँ अगर आप आज माइनर लॉ पढ़ रहे हैं, आज आपने पॉक्सो एक्ट कंप्लीट करा है, उसके 4 दिन बाद अगर आपसे पूछा जाए कि किस सेक्शन में क्या बात कही गई थी तो आप भूल जाएंगे, कंफ्यूजन आपको होगी। 2-3 ऑप्शंस मिल जाएंगे तो आपको डाउट होने लगेगा कि इसमें सेक्शन 3 में बात कही गई थी या 4 में बात कही गई थी। इसीलिए रिविजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप कोई मेजर लॉ कर रहे हैं, माइनर लॉ कर रहे हैं, जीके कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप कर रहे हैं, रिविजन इज द की। रिविजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एस्पायरेंट के जर्नी का, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो रिविजन नहीं करना चाहते हैं। आपको नई बुक्स दी जाएगी, आप नए बुक तो शौक से पढ़ लेंगे, पूरा दिन दिन भर आप लगा सकते हैं अपने नए सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए, लेकिन अराउंड 70 to 75% बच्चे ऐसे होते हैं जो रिविजन नहीं करना चाहते हैं। हमने नए नए चीजें पढ़ी, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो पढ़ी हुई चीजों को हम रिपीट करते हैं उसमें ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, इसलिए बच्चे रिविजन नहीं करना चाहते हैं। लेकिन रिविजन ही एक मेन रास्ता है जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। इसलिए आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने आज अगर सीआरपीसी कंप्लीट करी, उसके बाद 4 दिन 5 दिन बाद आप दोबारा से इस सब्जेक्ट को पढ़िए,
ये तो हो गया एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे। एक मैं छोटी सी बात कहूँ कि अगर आपने आज दिन भर जो कुछ भी पढ़ा है, जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप टीपीए पढ़ रहे हैं, टीपीए का आपने सेक्शन 1 से लेके 35 तक कंप्लीट करा, ठीक है? तो आप अगले दिन सुबह-सुबह उसे रिवाइज कर लीजिए। बिकॉज़ कई सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि आज हमने दिन में ये चीज़ें पढ़ ली है, रात में हम नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, उस चीज़ को हम रिवाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं। इसीलिए मैं रिविज़न के लिए कह रही हूँ कि आप आज जो दिन भर में पढ़ रहे हैं, अगले दिन सुबह-सुबह आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आप उस टाइम रिविज़न कर सकते हैं। रिविज़न में आधे घंटे, 1 घंटे दे दीजिए। 1 दिन पहले हमने जो-जो चीज़ें पढ़ी थी, अगले दिन 1 घंटे टाइम निकाल के वो सारी चीज़ हम रिवाइज़ कर लेंगे। तो इससे क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने लगती है। अदरवाइज़ आप आज जो पढ़ रहे हैं, आज तो आपको समझ में आ गया, कल आप उसका आंसर दे देंगे, परसों धुंधला पड़ने लगेगा, उसके नेक्स्ट डे होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? तो रिविज़न इज़ द की। याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स आप लिखते जाइए। इसके बाद है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे हमने बताया डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन एक टॉपिक है, ठीक है? आप अगर डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप उसे सॉल्व करिए। या तो वो एमसीक्यूज हों या फिर वो मेंस के क्वेश्चन पेपर हो, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ईदर ऑफ मेंस ऑफ प्री। बिकॉज जो लॉ होता है थोड़ा सा, जुडिशरी जो है, जुडिशरी में 3 स्टेप्स तो होते हैं, प्री, मेंस, इंटरव्यू। और आप किसी पर्टिकुलर अप्रोच से नहीं चल सकते हैं कि मैं सिर्फ मेंस की तैयारी करूँ, सिर्फ प्री की तैयारी करूँ और मेरा सारा तैयार हो जाए। आपको हर चीज की तैयारी डिफरेंट करनी पड़ेगी। प्री खुद में एक चैलेंजिंग टॉपिक होता है, प्री क्लियर करना इज इटसेल्फ अ बिग टास्क, ठीक है? उसके लिए आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। प्री क्लियर करना चाहते हैं आप और आप उसके लिए थ्योरी पे थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, बुक्स पढ़े जा रहे हैं, रेफरेंस टेक्स्ट बुक पढ़े जा रहे हैं, लेकिन आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर आपका टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो जाएगा, या फिर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए। मेंस की तैयारी भी साथ ही साथ करनी है, इसलिए आप रिटर्न लिखने की थोड़ी सी हैबिट डालिए, मेंस के लिए कुछ लिखना स्टार्ट करिए कि आप दिन भर में जो भी चीजें पढ़ रहे हैं उसमें से एक आध टॉपिक, कोई भी टॉपिक उठाइए कि हाँ चलो 10 मिनट में आज मुझे ये टॉपिक के बारे में लिखना है। रैंडमली आप कुछ भी लिखिए, या फिर अगर आप चाहे तो मेंस के क्वेश्चन पेपर की तैयारी करिए, मेंस में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन चीजों के बारे में लिखिए। आप जो भी चीजें दिन भर में पढ़ रहे हैं, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। मेंस में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस को आप लिखने की प्रैक्टिस करिए, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, आपकी राइटिंग स्पीड सही होगी, आपकी राइटिंग सही होगी, और साथ ही साथ आपको लिखने का तरीका आएगा। बिकॉज लॉ स्कूल में हम क्या करते हैं, लॉ स्कूल में तो हमें पन्ने भरने रहते हैं कि हाँ चलो जितने हो सके उतने ज्यादा चीजें लिख देते हैं। 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 10 नंबर के अगर एक क्वेश्चन है तो चलो 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, जितने हो सके, जितना टाइम हमारे पास है हम बस लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं। लेकिन यहाँ मेंस में क्या होता है, मेंस में आपको अगर टॉपिक दिया गया है तो सिर्फ उस टॉपिक के बारे में लिखना है। आप उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करिए, उस टॉपिक के मेन बॉडी के बारे में लिखिए, उसके केस लॉज अगर आपको याद है तो लिखिए और कंक्लूजन डाल दीजिए। लेकिन इधर-उधर की कोई भी बातें आप उस क्वेश्चन में ऐड नहीं कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस कहाँ से आएगी? अगर आप मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ही आपके अंदर ये हैबिट आएगी कि लिखते-लिखते मुझे किस जगह पर रुकना है, या हमें क्या-क्या चीजें लिखनी है। आपको लगेगा कि आपने टॉपिक तो पढ़ लिया है, लेकिन जब आप पेन और पेपर लेके बैठेंगे तो उसी सेंटेंस या उसी टॉपिक के बारे में आप 2 शब्द नहीं लिख पाएँगे, बिकॉज़ आपकी प्रैक्टिस नहीं रहती है। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेंस की तैयारी ऐसे नहीं होती है, मेंस की तैयारी के लिए आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है? तो ये एक पॉइंट हो गया कि क्वेश्चन पेपर तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और हमारा लास्ट पॉइंट हो जाता है, लास्ट क्या, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको पॉजिटिव रहना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है और पेशेंस तो रखना ही है। बिकॉज जुडिशरी एग्जाम इज नॉट एन इजी थिंग टू डू। आप अगर जुडिशरी के बारे में सोच रहे हैं तो यू ऑलरेडी नो कि हाँ दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। और इसे टफ क्या बनाता है, हम कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, इसीलिए ये एग्जाम टफ है। हमारे मन में नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं कि पता नहीं हमसे होगा नहीं होगा, हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे या नहीं, हमसे टाइम मैनेजमेंट होगा नहीं, या हमारे सिलेबस कंप्लीट हो पाएंगे कि नहीं। ये सारी नेगेटिविटी हमारे दिमाग में आती है, इस वजह से ये एग्जाम डिफिकल्ट होता है। हम कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। एक दिन हमने बहुत पढ़ाई कर ली कि चलो आज तो हमने 10 घंटे पढ़ाई कर ली, अगले दिन हमने 1 घंटे भी नहीं पढ़ा। यहाँ पर आ गई हमारी कंसिस्टेंसी की गेम। हम कंसिस्टेंट नहीं है। आप 6 ही घंटे पढ़िए, 5 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। जिस दिन आपके पास बहुत सारा काम हो सकता है आप जॉब कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, या कॉलेज कॉलेज में एग्जाम्स हो, या किसी भी रीजन से आपको टाइम नहीं मिल पाया पढ़ने का, आप कोशिश करिए उस दिन आप आधे घंटे पढ़िए, 45 मिनट्स पढ़िए, 10 ही मिनट पढ़िए, कोई भी एक टॉपिक पढ़ लीजिए छोटा सा, या
इंडेक्स को रिवाइज कर लीजिए, कुछ भी करिए लेकिन थोड़ा बहुत ही पढ़िए पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, डेली के डेली पढ़ा करिए। और पेशेंस तो आपको बहुत रखना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए। ऐसा नहीं है कि आप आज कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं और आपके दिमाग में हमेशा के लिए वो चीजें बस गई। आपको रिविजन तो करना पड़ेगा उसके लिए और पेशेंस मेंटेन करना पड़ेगा। आपको लगेगा समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि हाँ, आपने कोई चीज पढ़ी तो थी लेकिन आपको याद नहीं आ रहा वो चीज, तो वो रिविजन से वो चीज़ आ जाएगी। आपको उसके लिए बस पेशेंट होने की ज़रूरत है, आपको पेशेंस रखना है, ठीक है? क्योंकि आप बार-बार कोई चीज़ पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको आएगी, आपके दिमाग में आएगा वो आज नहीं तो कल। बिकॉज़ सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, सारे हम नॉर्मल स्टूडेंट्स ही होते हैं, जिन्हें ऐसा नहीं है कि कोई हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि कुछ बच्चों को समझने में ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ हैं कि तुरंत समझ जाते हैं, कुछ कुछ को याद करने में बहुत आसानी होती है, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं याद करने में, कुछ लोग अच्छे होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, कुछ अच्छे होते हैं मेन्स आंसर राइटिंग में, तो सबकी कोई ना कोई एक ख़ासियत होती है। तो उस चीज़ को आपको पकड़ना है कि आपके अंदर क्या ख़ासियत है, क्या आप इंडेक्स अच्छे से याद कर सकते हैं, क्या आप टॉपिक अच्छे से समझ सकते हैं, आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे से बना सकते हैं, आपके अंदर क्या वो खूबी है, आप उस चीज़ को अगर पकड़ लेते हैं, तो आप बहुत ही अच्छा करेंगे इस एग्ज़ाम में। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं इसी तरह की वीडियोज़ और आपके लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू।